हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी आप सब लोग अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपनी जो यूनिट है वो शुरू करते हैं। आज हम अपनी यूनिट 8 ज्योग्राफिकल टेक्निक शुरू करने जा रहे हैं और इसका जो टॉपिक है कार्टोग्राफी वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ ही साथ हम रिमोट सेंसिंग की भी क्लास कंप्लीट करेंगे और रिमोट सेंसिंग का कुछ पार्ट हम क्या करेंगे मैं यहाँ पे आपको लिख के भी बताऊंगी रिमोट सेंसिंग का कुछ पार्ट। उसके बाद आपको वही याद करना है, जितना आपको बोला जाता है उतना ही आपको याद करना है। और कुछ जो डाटा है वो मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। कुछ जो फोटोज है ना रिमोट सेंसिंग के, ये वैसे तो आज बेशक से 2-3 घंटे की बेटे लगातार क्लास हो जाएगी क्योंकि आज दशहरा है, बाकी सारी क्लासेस तो होगी नहीं। तो आपको ज्यादा इशू क्रिएट नहीं करना है कि दो, अगर हो भी गई तो आज कम से कम अपनी यूनिट 8 कंप्लीट हो जाएगी, है ना। गुड इवनिंग अभिषेक, आज हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। गुड इवनिंग अजय। तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अजय। अब तो क्लास शुरू करते हैं अब कार्टोग्राफी की जो है।
अच्छा, आज अब हम क्या है स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये कल हमने मैप के टाइप पढ़ लिए थे। आज हम स्केल के बारे में पढ़ेंगे। स्केल क्या होता है? स्केल मैंने बताया था, देखो, अ मैप स्केल कैन बी वेल रिप्रेजेंटेड। देखो, आपका जो स्केल है ना, स्केल क्या होता है? आपका रेशियो होता है किसका? जो हमने दो पॉइंट के बीच में ग्राउंड का जो डिस्टेंस है, यानी कि ग्राउंड पर जो डिस्टेंस है और मैप पर जो डिस्टेंस है, उसके रेशियो को स्केल बोला जाता है। स्केल के आपके जो है तीन टाइप होते हैं। स्टेटमेंट स्केल, आपका है रिप्रेजेंटेटिव स्केल, और आपका लीनियर स्केल। ठीक है, ये तीन टाइप होते हैं, तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपका जो स्टेटमेंट स्केल होता है ना, वो सिंपल, देखो सिंपल होता है कि देखो 1 सेंटीमीटर में 25 किलो, 1 सेंटीमीटर 25 किलोमीटर को शो कर रहा है, 1 इंच में 50 माइल्स। बस एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, ये बता देता है। ठीक है, form of a simple statement in which the map distance is always expressed as a unit length। इसको हम सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं, सिंपल स्केल स्टेटमेंट बोलते हैं। अब आपका एक होता है, देखो ये न्यूमेरिक रेशियो स्केल, बेटे इसको बोलते हैं आरएफ, यानी कि आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल। ये पता है कैसे होता है? ये आपका होता है रेशियो में। ठीक है, जैसे ये 1:10,000 या 1:1 लाख। हमेशा याद रखना, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है वो कैसा होता है? न्यूमेरिक रेशियो में। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हम रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं, बस इसका आपको ये याद रखना है। ये स्केल की आपको प्रॉपर्टीज दे रखी है कि जो स्केल है, आ स्केल सेट्स अ रिलेशन। जो स्केल है ना, स्केल आपका अर्थ और मैप में रिलेशन के बारे में बताता है। और जो आपका आरएफ है, आरएफ क्या करता है? कन्वर्जन। बोथ साइड ऑफ स्टेटमेंट आर एक्सप्रेस इन सेम यूनिट। देखो एक बात याद रखना, ये जो आरएफ होता है ना, आरएफ में जो यूनिट होती है ना, 1:1000 किलोमीटर, दोनों साइड जो वो होता है ना, और आपका यूनिट वो सेम होता है, मीटर मीटर, किलोमीटर किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों साइड जो यूनिट होती है वो सेम होती है। देखो, व्हेन अ मैप इज एनलार्ज और रिड्यूस इट्स स्केल आल्सो चेंज। देखो, या तो हम मैप को एनलार्ज कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, या हम रिड्यूस कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो भी हमारा जो स्केल है वो चेंज होता है। अब आपको एनलार्जमेंट और रिडक्शन वाले मैप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको क्या करना है ये भी बताऊंगी। ठीक है, ये कहते हैं ये जितने भी हमारी तीनों जो फॉर्म है ना स्केल की, ये ऑप्टिमम है एक कार्टोग्राफी के लिए। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। अब ये कहते हैं जो प्राइमरी, देखो आपने स्केल बनाए होंगे ये ऐसे, 1 2 3, ये प्राइमरी डिवीजन, और फिर इसके ही हम कई डिवीजन करते हैं, ये सेकेंडरी डिवीजन। ये जो प्राइमरी डिवीजन हमने किया ना, इसको हम साइकिल्स भी बोलते हैं। और जो सेकेंड डिवीजन होता है ना, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये स्केल के जो डिग्री है, मैग्नीट्यूड है, उसको डिटरमाइन करता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, और ये कहते हैं आपका जो ग्राउंड डिस्टेंस है कैडेस्ट्रल मैप पे, वो डायगोनल स्केल के द्वारा देखा जाता है। एक ये इंपॉर्टेंट है, वर्नियर स्केल क्या होता है? देखो, वर्नियर स्केल जो आपकी मैप पर सबसे छोटी यूनिट को मेजर करता है। मैप पर सबसे छोटी यूनिट को जो मेजर करता है उसको बोला जाता है वर्नियर स्केल। ठीक है, ये हमेशा बैरोमीटर, सेक्सटेंट और इन सब के साथ यूज होता है। अब बेटे, अब आपको ये याद रखना है, यहां से आपका क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है, सेकंड पेपर में भी। ये आपके डेटा के टाइप हैं, ये आपके क्या है? लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें सबसे पहले आपका नॉमिनल, सबसे पहले क्या है आपका? नॉमिनल, नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल के बाद आपका ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल के बाद आपका इंटरवल। ये क्वांटिटेटिव स्केल है आपके। ठीक है, ऑर्डिनल के बाद इंटरवल, और इंटरवल के बाद आपका रेशियो। ठीक है,
अब आपका नॉमिनल में है, अब नॉमिनल में आप क्या इंक्लूड करोगे, ऑर्डिनल में क्या, इंटरवल में क्या, रेशियो में क्या, इसको समझो। देखो नॉमिनल में आप सिंपल है ना, वेरिएबल को नेम दे देते हो, ये ए पे है, ये बी पे है, ये सी पे है, ये डी पे है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें आप सिंपल क्या कर सकते हो, क्लासिफिकेशन कर सकते हो। कैसे, ये आपके मेल हो गए, यहाँ पे मेल, और ये फीमेल, ये क्लासिफिकेशन कर दिया। बस सिर्फ नॉमिनल में हम ये करते हैं। ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन तो कर दिया, इसमें हम रैंकिंग भी दे देते हैं, यानी कि ऑर्डर भी कर देते हैं। ऑर्डर को रैंकिंग भी बोल सकते हो, यानी कि ये आपका मेल मेल मेल, इनमें से टॉप पे कौन, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। ऐसे मैंने ऑर्डर दे दिए कि ये क्लास में फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड आया है। तो ऑर्डिनल में आपका दोनों आता है, क्लासिफिकेशन भी और आपका ऑर्डर भी। अब इंटरवल में क्या आता है, इंटरवल में आपका क्लासिफिकेशन भी होता है, ऑर्डर भी, यानी कि आपके जो रैंकिंग है वो भी करते हो। इसमें आप जो है एब्सोल्यूट जीरो का पता नहीं लगा पाते, ठीक है। इसमें एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, बट जो हमें इंटरवल है, वेरिएबल के बीच में कितना गैप है ये पता लग जाता है। उसके बाद आपका रेशियो स्केल है, रेशियो स्केल में हमें क्लासिफिकेशन भी, रेशियो स्केल में हमें ऑर्डर भी, और रेशियो स्केल के यूज से हम ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं। दो हमारे जो वेरिएबल उनके बीच में कितना गैप है ये भी पता लगा सकते हैं, और एब्सोल्यूट जीरो का पता लगा सकते हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो का मतलब देखो, इंटरवल स्केल में एब्सोल्यूट जीरो का पता नहीं लगा सकते। देखो कहीं किसी जगह का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब किसी जगह का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां पे कोई एक्चुअल टेम्परेचर ही नहीं है। तो इंटरवल स्केल में हमें ये एब्सोल्यूट जो जीरो ये पता नहीं चलता, एब्सोल्यूट जीरो का हमें रेशियो स्केल में पता लगता है। ये टाइप ऑफ स्केल में आपका सबसे पहले देखो नीचे से, ये नॉमिनल स्केल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल और फिर रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल में हम सिर्फ क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन, याद रखना क्लासिफिकेशन सिर्फ नॉमिनल स्केल में। उसके बाद आपका ऑर्डिनल स्केल में आप क्लासिफिकेशन के साथ आप ऑर्डर भी कर सकते हो कि ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे। इंटरवल स्केल में आप क्या कर सकते हो, इसमें इक्वल इंटरवल भी आ जाता है। इसमें देखो क्लासिफिकेशन भी, ऑर्डर भी, प्लस इक्वल इंटरवल का भी पता लग सकता है, बट नॉट एन एब्सोल्यूट जीरो। जैसे एग्जांपल टेम्परेचर, अगर किसी जगह पे टेम्परेचर जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस जगह का टेम्परेचर, वहां पे एक्चुअल कोई टेम्परेचर ही नहीं है, ठीक है। फिर रेशियो स्केल में आपका क्लासिफिकेशन भी, ऑर्डर भी, और यहाँ पे आपका इक्वल इंटरवल भी, प्लस एब्सोल्यूट जीरो का भी आपको यहाँ पे पता लग जाता है। ये देखो आपको मैग्नीट्यूड का, इक्वल इंटरवल और एब्सोल्यूट जीरो का पता लग जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका नॉमिनल स्केल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल और रेशियो। ये जो बता रही हूँ ना आपको कि इसमें हर का की पॉइंट देख लो, इसमें आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो बस। इसमें आप क्लासिफिकेशन प्लस ऑर्डर, ऑर्डर की जगह रैंकिंग भी लिखा जा सकता है। इसमें क्लासिफिकेशन प्लस रैंकिंग प्लस इक्वल इंटरवल। रेशियो स्केल में क्लासिफिकेशन प्लस रैंकिंग प्लस इक्वल इंटरवल प्लस एब्सोल्यूट जीरो, ये चारों चीजें पता लग जाएंगी, ठीक है। अब आपका आ जाता है एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ स्केल। देखो अगर आपको कोई बड़ा फॉर्मूला चाहिए ना, तो आप क्या लिखोगे, न्यू आर एफ अपॉन में ओल्ड आर एफ इंटू में 1। यानी कि आप आर एफ का मतलब ये नहीं है, न्यू स्केल अपॉन में ओल्ड स्केल इनटू में 1। आप ऐसे इनलार्जमेंट और रिडक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। एनलार्जमेंट और रिडक्शन ऑफ ए स्केल टू मेक अ मैप लार्जर और स्मॉलर देन इट्स ओरिजिनल साइज इज मेजरमेंट इट्स एनलार्ज एंड मिनिमाइज, ठीक है। देखो अगर एक मैप पहले इस स्केल पे था, यानी कि ये स्मॉल स्केल पे था, तो अब इसको हमें इस पे बनाना है, तो इस ये क्या हुआ, ये एनलार्ज हो गया, यानी कि हमने इसका और ज्यादा जो साइज है ना वो बड़ा कर दिया। यानी कि देखो बेटे, जो मैप में मैंने कल लार्ज स्केल
और स्मॉल स्केल बताया था। लार्ज स्केल क्या होता है, छोटे एरिया को दिखाता है लेकिन इस छोटे से एरिया की सारी कैरेक्टरिस्टिक दिखा देगा। स्मॉल स्केल जैसे पूरे इंडिया को दिखा देगा, कैरेक्टरिस्टिक कम दिखाएगा। ठीक है, तो आप एक बात याद रखना, जो स्मॉल स्केल है ना, स्मॉल स्केल का जो आर स्केल होगा ना वो बड़ा होगा, जैसे ये स्मॉल स्केल है इसका आरएफ बड़ा है, और लार्ज स्केल का आरएफ क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, ये देखो आपका, ठीक है, आप देखो ये आपके लिए ट्रिक दे रखी है। इन ऑर्डर टू सोल्व इट, रिडक्शन को एनलार्जमेंट को इजीली और क्विकली सोल्व करने के लिए क्या करना है आपको, डिवाइड द ओरिजिनल स्केल बाय द सेम नंबर इफ यू वांट टू रिड्यूस। देखो अगर आप रिडक्शन करना चाहते हो, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो रिडक्शन, तो आपको क्या करना है, तो आपको जो वैल्यू दे रखी ना उससे मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपको इनलार्जमेंट करना है ना बेटे, तो आपको क्या करना है, इनलार्जमेंट करना तो आप डिवाइड कर दो। ये दोनों ट्रिक लिख लो। अगर रिडक्शन दिया है तो मल्टीप्लाई कर दो, और इनलार्जमेंट है तो डिवाइड कर दो। अगर आपको ये हो गया है तो फिर एक क्वेश्चन मैं आपसे करवा के देखती हूँ। आरएफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। बताओ अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक बार एक क्वेश्चन करें जो एग्जाम में आया हुआ है। मैं आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देती हूँ, आप उसको सोल्व करके दिखाओ। बताओ जल्दी से। अगर आपका क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि मैप को रिड्यूस करना है, मैप को रिड्यूस करोगे तो मल्टीप्लाई करना है, और मैप को एनलार्ज करोगे तो क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ। एक बार मैं क्वेश्चन निकाल लूं। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपका कि आपका जो मैप है, मैप का स्केल है 1:50,000। ठीक है, इसको इज एनलार्ज्ड बाय 5 टाइम्स, 5 गुना इसको एनलार्ज करना है। तो अब आप बताओ, एनलार्ज करते वक्त आपको क्या बताया था, जब एनलार्ज करोगे तो उसको डिवाइड करना है। यानी कि आप 50,000 को 5 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर कितना आएगा, बताओ मुझे। बताओ क्या आएगा, पहले आपके आंसर देखती हूँ। ये आपका यूजीसी के एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। हाँ, आपको डिवाइड करना है, जब एनलार्ज करना है ना तो वहां पे, हाँ जी बिल्कुल अजय, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 1:10,000 आंसर आपका आएगा। ठीक है, बिल्कुल सविता, आपका भी ठीक है, 1:10,000 आपका आंसर आएगा। ठीक है, आगे समझ में ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और करके देखें, एक क्वेश्चन और आपको लिखवाती हूं मैं।
एक मिनट रुको, मेरे को क्वेश्चन देखने दो। चलो और क्वेश्चन मैं ना आपको बाद में करवाती हूँ, क्योंकि अभी करंटली मेरे को क्वेश्चन मिल नहीं रहे हैं, एक एक करके ढूंढना पड़ेगा। बाकी यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं बेटे, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। जब आप रिपीट करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये मैंने रिडक्शन का और एनलार्ज करना है। अगर एनलार्जमेंट है तो क्या करोगे? डिवाइड। अगर रिडक्शन है तो क्या करोगे? रिडक्शन है तो करोगे मल्टीप्लाई। ये याद रखना, ये ट्रिक है आपकी, ये यहाँ पे लिख रखी है। इफ यू वांट टू इंक्रीज द स्केल, यानी कि एनलार्ज करोगे, तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। अगर आपको रिड्यूस करना है तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आपके ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। देखो आपका एक तो हम निकाल के देखते हैं कि रिडक्शन और एनलार्जमेंट करने के लिए, लेकिन मैप को रिड्यूस और एनलार्ज करने के लिए कुछ मैप आपके इंस्ट्रूमेंट भी हैं। उसमें देखो आपका है पेंटोग्राफ, इडियोग्राफ, कैमरा लुसीडा, फोटो सेट और फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स। ये आपके जो आपका क्या किसके लिए यूज होते हैं? मैप को रिड्यूस और इनलार्ज करने के लिए ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। पेंटोग्राफ के 4 टेबुलर बार्स हैं, ठीक है। और कुल मिला के याद रखना, पेंटोग्राफ किस लिए यूज होता है? पेंटोग्राफ यूज होता है आपके एनलार्जमेंट और रिडक्शन के लिए, मैप के, इसलिए यूज होता है। ये एक किस टू जॉइंट, ये क्या करता है? एक पैरेललोग्राम की फॉर्म करता है, बस आपको ये याद रखना है। उसके बाद इडियोग्राफ भी याद रखना, आपके किसके लिए है? मेजर करने के लिए, रिडक्शन और एनलार्जमेंट। प्लेनीमीटर भी। और आपका देखो, अब ये यहां से देख लो, ये मैंने आपको बताया था लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल में, कि जो लार्ज स्केल मैप है ना, उनका जो डिनोमिनेटर है कैसा होगा? छोटा होगा। ये लार्ज स्केल का जो अब इनमें से मुझे बताना लार्ज स्केल कौन सा हो गया? 35,000 और 1 में 70,000। तो इसमें से मुझे बताओ स्मॉल स्केल कौन सा है और लार्ज स्केल कौन सा है? हमेशा याद रखना, जो लार्ज स्केल होते हैं ना, लार्ज स्केल का जो डिनोमिनेटर होता है वो छोटा होता है, और स्मॉल स्केल का जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है। तो इसमें से जो लार्ज स्केल है वो ये है और स्मॉल स्केल ये है, ठीक है।
अब एक आपका इंस्ट्रूमेंट है ओपिस्टोमीटर और रोटामीटर। ये किस लिए यूज होता है? आपके मैप पर, अगर आपका मैप है, मैप पर आपको डिस्टेंस मेजर करना होता है, तो मैप पर डिस्टेंस मेजर करने के लिए ये डिवाइस यूज होता है ओपिस्टोमीटर, रोटामीटर। प्लेनीमीटर किसके लिए यूज होता है? मैप पर एरिया मेजर करने के लिए। अगर आपको मैप पर एरिया मेजर करना है तो उसके लिए प्लेनीमीटर यूज होता है। पेंटोग्राफ, ये रिडक्शन और इनलार्जमेंट करने के लिए मैप के, ठीक है। अब आपके ना रिलीफ है कि आप अपनी जो उचावच है, उचावच को किस किस मेथड से शो कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको पूछा गया था कि इनमें से ऐसे कौन से टाइप है जो आपके रिलीफ को शो करते हैं। रिलीफ क्या होता है? रिलीफ का मतलब होता है बेटे उबड़ खाबड़, ऊंचावच, यानी कि कहाँ पे ऊंचाई है, कहाँ पे नीचाई है, ठीक है। तो आपका जो रिलीफ है ना, रिलीफ की हेल्प से, जो रिलीफ जो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी हेल्प से हम जो 3 डायमेंशनल सरफेस अर्थ है ना उसको हम दिखाते हैं। देखो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ में सबसे पहले आपका हैशूर मेथड। हैशूर मेथड बताऊं कैसे होते हैं? देखो ये याद रखो, ये आपका, ये मान लो ये पहाड़ है, ठीक है। तो अब इसका कैसे बनाओगे? ये हैशूर बनते हैं। देखो अगर आपका स्लोप बहुत ज्यादा जेंटल है ना, तो ये देखो ये लाइन बिल्कुल बिल्कुल पास पास पास, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे पास पास बनती है, ठीक है। तो जहां पे ये लाइन बिल्कुल पास पास और बिल्कुल पास पास और बिल्कुल धीरे धीरे होती है ना, छोटी 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 होती है, तो ये तो होती है आपकी, ये क्या शो करती है? ये शो करती है आपका स्टीप स्लोप को, ठीक है। और वहीं आपका अगर ऐसी हो तो ये आपका ग्रेडियंट स्लोप को, यानी कि आपके समतल जो भाग है उसको शो करती है। ये जो हैशूर सिस्टम है, ये एक मेथड है रिलीफ को शो करने का, ठीक है। शेड करके हम शो करते हैं, ठीक है, और इसको हम हैशूर सिस्टम बोलते हैं। और ये जो आपका हैशूर है ना, आपके किसको जाता है? लेहमान ऑफ ऑस्ट्रिया, उन्होंने। उसके बाद आपका हिल प्लास्टिक शेडिंग। अब इसमें पता है क्या है? आपका ये था, ये आपका हिल है और सामने एक लाइट का सोर्स है। जहां पे लाइट पड़ी वहां तो हमने डार्क कलर कर दिया, ठीक है। और पीछे ऐसे का ऐसा रहे, यहाँ तो लाइट कलर हो गया आगे वाला, क्योंकि ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन पीछे लाइट नहीं जा रही तो ये डार्क रह गया। तो इसे बोला जाता है हिल शेडिंग मेथड, मोर्फोग्राफिक मेथड, ठीक है। बेटे मोर्फोग्राफिक मेथड में हम क्या कर देते हैं, जो फिजिकल फीचर होते हैं ना मैप में वही बना देते हैं, इसको मोर्फोग्राफिक मेथड बोला जाता है। स्पॉट हाइट और बेंचमार्क याद रखना। सबसे पहले बात करते हैं स्पॉट हाइट की। स्पॉट हाइट और बेंचमार्क में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। जो स्पॉट हाइट होती है ना, स्पॉट हाइट है ना, क्या करती है? The point that show position of a particular place in the map and its elevation from the sea level। जैसे पता है क्या है, ये आपका कोई गांव है तो ये पॉइंट लिख दे कि ये इतनी ऊंचाई पे है, 1300 मीटर की ऊंचाई पे है सी लेवल से, ठीक है। लेकिन बेंच मार्क में क्या होता है? बेंच मार्क में है ना, ये आपका कोई प्लेस है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पोल भी है, कोई खंबा है, तो इस खंबे की ऊंचाई भी यहाँ पे टांगा जाता है कि ये है ना 1399 मीटर ऊंचा है। अकॉर्डिंग टू एक्चुअल सर्वे ऑन द वॉल ऑफ बिल्डिंग, जो दीवारें होती हैं, आपके जो रिवर के ब्रिज होते हैं, कैनाल होते हैं, आपके लोहे के खंभे होते हैं, उनके ऊपर टांगा जाता है ये बेंचमार्क, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेशनल, ये ऐसे आपका ट्रायंगुलेशन सर्वे किया जाता है और किसी जगह की ऊंचाई को निकाला जाता है, इसको बोला जाता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे और स्टेशंस। और इससे हम क्या करते हैं, किसी भी जगह की ऊंचाई को शो करते हैं, रिलीफ को शो करते हैं सी लेवल से, ठीक है। आ गया समझ में आपको? ठीक है। अब उसके तो अब आपको ये याद रखने, उसके बाद है बेटे आपकी कॉन्टूर लाइन। ये क्या है? कॉन्टूर लाइन। कॉन्टूर लाइन आपकी इमेजिनरी लाइन है, वो देखिए ना ऐसे,
या फिर आप ऐसे भी बनाते हो। ये कॉन्टूर लाइंस भी आपके रिलीफ को, ऊंचावच को शो करती हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका कॉन्टूर लाइन। आपका कॉन्टूर लाइन में क्या होता है, ये होती है आपकी कॉन्टूर लाइन। अगर आपको कॉन्टूर लाइन समझ में आ गया तो उसके बाद आपकी फॉर्म लाइन उसी पे बेस्ड होती है। ये जो कॉन्टूर लाइन है ना, कॉन्टूर लाइन आपके टोपोग्राफिक मैप पे बनाई जाती है आपके ग्राउंड पर एलिवेशन, एलिवेशन यानी कि ऊंचाई को दिखाने, ऊंचावच को दिखाने, या आपकी डिप्रेशन यानी कि हम इससे खाई भी दिखा सकते हैं। जैसे हमारे वे हमने लैंड फॉर्म पढ़े हैं ना, हमारा सी क्लीफ, कनकेव स्लोप, कन्वेक्स स्लोप, ये सब हम इनकी हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, और अब आपका जो कॉन्टूर लाइन है ना, कॉन्टूर लाइन के बाद बेटे होते हैं आपकी फॉर्म लाइन। ये जो कॉन्टूर लाइन है, मान लो ये आपकी, ये बात याद रखना, कॉन्टूर लाइन के यहाँ पे सबसे ज्यादा जो, जैसे 990, 980, 970, 960, जब बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं तो ये क्या शो करती है कि यहाँ पे ढाल कम है, 960 है, यहाँ पे ढाल कम है। जैसे जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा ढाल बढ़ जाता है, यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा है, तो ऐसे कह सकते हो ये ऐसे है, ये पीक है। ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई 960 है, यहाँ पे 980, 970, 960, 950 ऐसे है। ठीक है, अब आपका फॉर्म लाइन क्या होती है, दो कॉन्टूर लाइन के बीच में, मान लो ये आपकी कॉन्टूर लाइन 960 की है, ये 970 की है, और आपकी जो ऊंचाई है माउंटेन की वो है 960, 975, 965। ठीक है, तो आप कैसे दिखाओगे, ये है ना फॉर्म लाइन आपकी ब्रेक्ड लाइन, टूटी फूटी लाइन होती है, और ये एज्यूम्ड लाइन होती है। ठीक है, ये कैसी लाइन होती है, एज्यूम्ड लाइन होती है आपकी, ये टूटी फूटी लाइन होती है जो हम खुद से ड्रॉ करते हैं अंदाजा लगा के। ठीक है, ये देखो, ये आपकी कॉन्टूर्स हो गई, और ये जो आपको ऐसे दिख रही है डॉट 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 से, इसको बोला जाता है फॉर्म लाइन। ये आपकी कॉन्टूर्स है। जब आप बाहर से अंदर की तरफ चलते हो, देखो यहाँ पे आपका बेटे रिलीफ बहुत कम है, सिर्फ 100 मीटर है। जैसे जैसे आप अंदर की तरफ चलते तो 600 मीटर की ऊंचाई हो जाती है, यानी कि ये आपका ऐसी शेप है, ऐसे। यहाँ पे आपका माउंटेन की ऊंचाई सबसे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे तो सिर्फ 100 है। जैसे जैसे 100 से ऊपर की तरफ चलते हो तो 600 मीटर की हो जाती है। ठीक है, अभी आपके मैंने जो स्लोप के टाइप है ये मैंने आपको बताए थे, यूनिफॉर्म स्लेप, कनकेव, कन्वेक्स, अंडुलेटिंग। देखो वैसे आपको मैंने 4 स्लोप के नेम बताए थे। सबसे पहले कन्वेक्स स्लोप, कन्वेक्स के बाद आपका फ्री फेस, फ्री फेस के बाद आपका रेक्टिलीनियर, और रेक्टिलीनियर के बाद है बेटा आपका कनकेव। ठीक है, ये बताया था। देखो कन्वेक्स कैसे होता है, ऐसे, ये देखो ये शेप याद रख लो अब, ऐसे, 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 और ऐसे, ये आपकी है कन्वेक्स शेप। ये फ्री फेस, ये आपका रेक्टिलीनियर, और ये कनकेव। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म आपका जो स्लोप कैसे होता है, ऐसे यूनिफॉर्म सेम होता है। कनकेव, ये देखो ये रहा आपका कनकेव स्लोप। कन्वेक्स, ये रहा आपका कन्वेक्स। अंडुलेटिंग का मतलब होता है उबड़ खाबड़ स्लोप। ठीक है, ये आपके होते हैं। और ये जो आपका जियोमॉर्फोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी में जो हमने स्लोप के मॉडल पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया था। अब आपको ये ग्रेडियंट ढाल निकालना आना चाहिए, इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है आपको ये याद रखना है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार।
ग्रेडियंट का फॉर्मूला है बेटे वर्टिकल डिफरेंस अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिफरेंस, यानी कि देखो ए बी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 10 का, ठीक है। और आपका वर्टिकल यानी कि बी और सी में कितना डिस्टेंस है 500 का, तो ऊपर लिख लो 500, 0 से 0 कट गया, आपका आंसर आ गया 50 और ये आपका ग्रेडियंट निकल गया। ठीक है, आया समझ में। और यहाँ पे हमारा जो कार्टोग्राफी है, कार्टोग्राफी का कंप्लीट होता है। आ गया समझ में यहां तक आपको? ये कार्टोग्राफी आपकी कंप्लीट होती है। अब हम रिमोट सेंसिंग कर लेते हैं। बस अब आपका ना इसमें जो रह गया ना वो रह गया आपका टोपोग्राफिक शीट। टोपोग्राफिक शीट हम जब क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी ना आपको उसी के साथ करवाऊंगी, नहीं तो अब करवाऊंगी तो आप भूल जाओगे। ठीक है, जब हम सिर्फ एक दिन क्या करेंगे, मैं आपको जैसे एक दिन हम सिर्फ टोपोग्राफिक जो शीट है ना उसके ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जितने भी आज तक के क्वेश्चन आए ना वही क्वेश्चन करेंगे और वही सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, फिर आपको अच्छे से आ जाएगा। अब आपको है ना मैंने दो आपके कैलकुलेशन के क्वेश्चन बताए हैं। एक तो ये मैंने आपको स्लोप ग्रेडियंट कैलकुलेट करना, दूसरा मैंने आपको बताया है, दूसरा मैंने आपको क्या बताया कैलकुलेट करना, दूसरा मैंने आपको स्केल का कैलकुलेशन करने को बताया है ना। हाँ जी, अभी क्लास कंटिन्यू रहेगी, बट आप मेरे को बताओ कि आपको ये जो आप तो को एक तो मैंने स्लोप को कैलकुलेट करना बताया और दूसरा मैंने आपको स्केल कैलकुलेट करना बताया, दोनों आपको आ गए ना। आप रिमोट सेंसिंग का कर लेते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगी। अब आपका बेटे जो शुरू हो रहा है वो है रिमोट सेंसिंग। सबसे पहले रिमोट सेंसिंग होता क्या है? देखो, रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्निक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये पृथ्वी पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और मुझे इसकी इंफॉर्मेशन लेनी है बिना छुए, बिना इसको हाथ लगाए, तो उस टेक्निक को हम बोला जाता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम इंफॉर्मेशन डिराइव करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, उसके बिना फिजिकली कनेक्ट आए हुए। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका रिमोट सेंसिंग। और आपका ये जो NRSA नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये 1995 में बनी है, इसने ये रिमोट सेंसिंग की क्या बताई है, डेफिनेशन बताई है। अब एक बार समझ लो, देखो आपका ये देखो आपका प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आपका देखो RRSSC NRSA नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपका फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, और आपका नेशनल, आपको सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। ठीक है, अभी इस इसरो के नीचे भी देखो बेटे आपके शहर सेंटर है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आया है, PYQ आया है, आपसे पूछा गया है जो आपका डेटा है वो कहाँ से वो किया जाता है, वो अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, इसरो सैटेलाइट सेंटर है। ठीक है, ये आपके बहुत सारे सेंटर है, तो डायरेक्ट हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है। ठीक है,
अब आपका पहले है डिफरेंस बिटवीन, सबसे पहले रिमोट सेंसिंग क्या होता है, जीआईएस क्या होता है और रिमोट सेंसर क्या होता है। देखो रिमोट सेंसिंग तो एक प्रोसेस है, ये सन से एनर्जी आई, एनर्जी आके सैटेलाइट में कैप्चर होगी, फिर सैटेलाइट ने ये जो डाटा कैप्चर किया उसको आपके ग्राउंड स्टेशन पे भेज दिया, ग्राउंड स्टेशन ने ये डाटा को फिर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में चेंज कर लिया। तो कुल मिला के रिमोट सेंसिंग आपका एक प्रोसेस है, ठीक है। रिमोट सेंसर आपके डिवाइस हैं। वही आपका जो जीआईएस है, जीआईएस एक कंप्लीट सिस्टम है, ये आपका जीआईएस है। इस जीआईएस के अंदर ही आपकी रिमोट सेंसिंग आती है, इसके अंदर ही आपका रिमोट सेंसर आते हैं। जीपीएस क्या है, एक पोजीशनिंग सिस्टम है, यानी कि ये हम लोकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, नेविगेशन सिस्टम है। अब डेटा इन रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो बेटे आपका जो डेटा है ना रिमोट सेंसिंग में दो तरीके से कलेक्ट किया जाता है, इन सेतु डेटा। जो डेटा कलेक्ट किया जाता है डायरेक्ट फील्ड में जाके, उसको बोला जाता है इन सेतु डेटा, ठीक है। और एक होता है आपका रिमोट सेंसिंग डेटा, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं रिमोट सेंसिंग की हेल्प से, रिमोट सेंसिंग डिवाइस की हेल्प से, उसको बोला जाता है रिमोट सेंसिंग डेटा, ठीक है। ये आपके अब ये बता रखे कि रिमोट सेंसिंग काम कैसे करता है, तो इसके 8 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका कि एनर्जी सोर्स होना चाहिए। एनर्जी सोर्स के बाद फिर ये जो सन से एनर्जी आ रही है इसका ये बी एटमोस्फेयर से इंटरेक्शन होता है, यानी कि इसमें स्कैटरिंग होती है, इसमें डिफ्यूजन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। फिर कहीं जाके आपके अर्थ के सरफेस पे ये एनर्जी आती है, टारगेट यानी कि ऑब्जेक्ट पर ये एनर्जी पड़ती है, और फिर ये ऑब्जेक्ट इस एनर्जी को वापस क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। बीच में इस एनर्जी का फिर से एटमोस्फेयर से क्या होता है, एटमोस्फेयर से इंटरेक्शन होता है। तो एटमोस्फेयर क्या करता है, कुछ एनर्जी को वापस नीचे भेज देता है, कुछ एनर्जी को ऊपर भेज देता है। और ऊपर हमारे लगे होते हैं सेंसर, ये सेंसर क्या कर लेते हैं, इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और ये सेंसर फिर ये डाटा को, एनर्जी को रिकॉर्ड करके डाटा में चेंज करके इसको यहाँ पे भेज देता है। ये सेंसर, ये सेंसर फिर क्या है, ग्राउंड स्टेशन पर भेजता है, ठीक है। फिर ग्राउंड स्टेशन इस डेटा का इंटरप्रिटेशन करता है, और इंटरप्रिटेशन करके फाइनल जो प्रोडक्ट है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब है उस डेटा से, डेटा को कहाँ पे यूजफुल है, किस लिए यूजफुल है, कैसे यूज कर सकते हैं, ये निकालता है। डिवाइस रिकॉर्ड करेगा, फिर ट्रांसमिशन होगा, उस पर प्रोसेसिंग होगी, फिर इंटरप्रिटेशन होगा, एप्लीकेशन यानी कि उसके क्या यूज हैं, किस फील्ड में इसका हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस आपका सबसे पहले है रेडिएशन बाय एनर्जी सोर्स। दो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है रिमोट सेंसिंग की, कि सबसे पहले कि भाई एक एनर्जी का सोर्स होना चाहिए, ठीक है। और वो एनर्जी का सोर्स क्या करता हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को जो है इल्यूमिनेट करता हो। सेकंड है बेटा इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद एटमोस्फेयर, यानी कि आपकी सन से जो एनर्जी आती है ना वो पृथ्वी के एटमोस्फेयर में पहले इंटरेक्ट करती है। वहां पे उसका क्या होता है, जो अर्थ के एटमोस्फेयर से इंटरेक्ट करती है, तो उसकी वजह से आपकी ये जो सन की रेज है ये क्या होता है, इसकी स्कैटरिंग हो जाती है, इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, इसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, इसका डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। फिर आपकी एनर्जी, इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन हो गया। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय सेंसर, सेंसर रिकॉर्ड कर लेता है, फिर सेंसर क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है, इसको ग्राउंड स्टेशन पे ट्रांसमिशन करता है, उस पे डाटा पे प्रोसेसिंग होती है, और उस डाटा को प्रोसेस करके एक इमेज में चेंज किया जाता है। फिर उस इमेज का इंटरप्रिटेशन होता है, एनालिसिस हो जाता है, और फाइनली हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है हम उससे यूजफुल जो चीजें हैं जो हम समझ पाते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और उसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन के रूप में यूज करते हैं। अब ये आपको डेवलपमेंट बता रखा है कि कैसे कैसे आपका डेवलपमेंट हुआ है। 1800 में जो डिस्कवरी हुई है इंफ्रारेड की, सर विलियम हर्शल ने। 1820 में निपेक ने जो है ना आपकी सबसे पहले फोटोग्राफ ली थी नेचर की। 1839 में फोटोग्राफी की प्रैक्टिस हुई। 47 में जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है उसके बारे में बात की। तो ये आपका क्या है, आपको याद करना है, बस रिवाइज कर लेना, ज्यादा याद नहीं करना है।
ठीक है, ये आपको बता रखा है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई। ये आपको याद रखना है। लैंड सेट 1 कब लॉन्च हुआ? 1972 में। आपका सी सेट कब लॉन्च हुआ? 1978 में। स्पोर्ट कहाँ की है? फ्रांस की है। कब लॉन्च हुई? 1986 में। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपका टाइरोस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी फर्स्ट वेदर सैटेलाइट। याद रखना, आपकी जो सबसे पहली वेदर सैटेलाइट है टाइरोज है, वो 1960 में यूएसए की थी। अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी अब आपको एक एक डीप करके बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले है बेटे आपका जो रिमोट सेंसिंग के ये 8 स्टेप हैं, याद रखना। कितने स्टेप है रिमोट सेंसिंग के? 8। सबसे पहला है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एक एनर्जी का सोर्स होना चाहिए। एज वॉज, ये हमने पहले ही नोट कर लिया कि रिमोट सेंसिंग के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है एनर्जी का सोर्स होना चाहिए। वो एनर्जी जो है वो टारगेट पे पड़ेगी और उसी की वजह से हमारी रिमोट सेंसिंग पॉसिबल होगी। और जो सन है, सन एक नेचुरल सोर्स है एनर्जी का। आर्टिफिशियल एनर्जी भी हम यूज करते हैं रिमोट सेंसिंग में। ठीक है, कहते हैं वेदर द एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। ये कहते हैं कि चाहे ये एनर्जी हमारे नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्स से निकली हो, ये यहाँ से निकलते हैं। ये नीचे ऑब्जेक्ट है पृथ्वी पे, ये मान लो ये कोई माउंटेन है, इस माउंटेन पे आके पड़ता है, ये माउंटेन इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये जो एनर्जी है ये आपके सेंसर में रिकॉर्ड हो जाती है, फिर सेंसर इसे इंफॉर्मेशन निकालता है। ठीक है, कहते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट जिनका जो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर है, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वहां पे देखो एक बात याद रखना, वे सभी ऑब्जेक्ट जिनका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर है तो वे एमिट करते हैं। ठीक है, एमिट करने के बाद वे क्या कर उत्सर्जन करते हैं उस, और जहां जो ऑब्जेक्ट एमिट करता है वहां पे थर्मल रिमोट सेंसिंग पॉसिबल है। अब आपका कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, ये आपको तीनों मेथड पढ़ाए थे। कंडक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये कंडक्शन आपका कहाँ पे पॉसिबल है? आपका सॉलिड फॉर्म में पॉसिबल है, ये लिक्विड फॉर्म में आपका पॉसिबल है। ये रेडिएशन आपका जिसका कोई मीडियम नहीं होता। ठीक है, जैसे आपका सन, सन से अर्थ पे एनर्जी आ रही है, ये कोई सॉलिड या लिक्विड से थोड़ी आ रही है, डायरेक्टली आ रही है शॉर्ट वेव की फॉर्म में। उसके बाद अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। टू अंडर कैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। ये कोई सेकंड स्टेप नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप के अंदर ही आ रहा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके सन की जो एनर्जी है उसकी वजह से जनरेट होता है। ये कैसे हमारे अर्थ के साथ इंटरेक्ट करता है, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ना जो दो फील्ड होती है वो होती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। देखो ऐसे होता है, ये आपकी सन की एनर्जी आ रही है ऐसे, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरी आपकी ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों क्या होती हैं? These two fluctuating fields are at right angles to, ये दोनों एक दूसरे के कैसे होती हैं? राइट एंगल पर, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे ऐसे ऐसे, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे और परपेंडिकुलर होती हैं, याद रखना। ठीक है, अब ये आपको याद रखना, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहां से लेके यहां तक शुरुआत कहां से होती है? गामा रे से। गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, ये विजिबल लाइट, ये याद रखना। इसको विबग्योर बोला जाता है, जो कि 0.04 से 0.07 नैनोमीटर तक है आपका। फिर विजिबल लाइट के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव। और आपसे ये सीरी पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है आपका ये। ठीक है, एक तो ये सीरी पूछी गई है,
गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विबग्योर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। दूसरा जो विबग्योर में कलर है ना उसकी पूछी जाती है, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, वी से क्या होता है बेटा, वी से आपका वॉयलेट, वॉयलेट के बाद आपका इंडिगो, इंडिगो के बाद आपका कैसा है, इंडिगो के बाद आपका ब्लू, ब्लू के बाद आपका ग्रीन, ग्रीन के बाद आपका येलो, येलो के बाद आपका ऑरेंज, और ऑरेंज के बाद आपका रेड। ठीक है, अब दो चीजें होती हैं, कहाँ पे है, अब पहले ये चीजें समझो। एक होती है वेवलेंथ और एक होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, याद रखना, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो आपका जो सन से रेज आती है वो कैसे आती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो जो गामा रे है, गामा रे की वेवलेंथ क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। फिर एक्स रे, फिर वाई यूवी रे, फिर विबग्योर, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको ना पता है क्या समझना है, आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई गामा रे की वेवलेंथ सबसे छोटी, फिर गामा रे से बड़ी एक्स रे की, एक्स रे से अल्ट्रावायलेट की। अब इस विजिबल में आता है ये पूरा विबग्योर। तो अब देखो, अगर आपसे इनमें वेवलेंथ की पूछी जाए ना, तो सबसे लंबी वेवलेंथ रेड की है, याद रखना, सबसे लंबी वेवलेंथ किसकी है, रेड की। ठीक है, यहां से ये पहले वॉयलेट, वॉयलेट के बाद आता है आपका इंडिगो, इंडिगो के बाद ब्लू, ब्लू के बाद आपका ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद रेड। क्योंकि इसकी वेवलेंथ रेड की ज्यादा है सबसे, इसलिए आपको सनसेट और सनराइज के समय रेड कलर सबसे ज्यादा दिखता है। ठीक है, और आपका रेड से छोटी वेवलेंथ है ऑरेंज की, ऑरेंज से छोटी वेवलेंथ है येलो की, येलो से छोटी वेवलेंथ है ग्रीन की, ग्रीन से छोटी है ब्लू की, ब्लू से छोटी है इंडिगो, और इंडिगो से छोटी है वोलेट की। ठीक है, ये तो वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी बात करें तो फ्रीक्वेंसी के उसके अकॉर्डिंग पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बताओ कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी और सबसे कम किसकी है, तो वोलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी है बेटे किसकी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी है आपके इस रेड की, सबसे कम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे जो रेडियो वेव है, रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा और फ्रीक्वेंसी सबसे कम, एनर्जी सबसे कम। यहाँ पे एनर्जी सबसे ज्यादा, यहाँ पे एनर्जी सबसे कम, मतलब कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे कम, लेकिन वेवलेंथ ज्यादा। ये इनवर्स रिलेशनशिप आपके लिए समझना जरूरी है। ये देखो, ये होती है आपकी इस क्रस्ट वेव के जो ऊपर वाले भाग के बीच में जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को बोला जाता है वेवलेंथ। और आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कोई भी एक कितनी बार, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन, कि कोई भी चीज कितना रिपीट करिए, कितना बार बार गुजर रही है। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लगा रखा है, देखो आपका वॉयलेट है, वॉयलेट के बाद देखो इंडिगो, इंडिगो के बाद ब्लू, ब्लू के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद रेड। आपको ये चीजें भी याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये विब जोर याद रह गया। ठीक है, जैसे जैसे हम वी से आर की तरफ चलते हैं तो ये जो एरिया ये बड़ा हो जाता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की है, तो सबसे बड़ा किसका होगा, रेड का, और सबसे छोटी किसकी होगी, वॉयलेट की। मुझे बताओ, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको समझ में आया। हिंदी में पीडीएफ तो नहीं मिल सकती ना, जो रिमोट सेंसिंग है ना बेटे, रिमोट सेंसिंग हिंदी में सविता नहीं होगा, इंग्लिश में याद करो। फर्स्ट पेपर की क्लास है तो अभिषेक फर्स्ट पेपर की क्लास आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, बाकी मैं सोच रही थी कि आज 2 घंटे की क्लास ले लेते हैं। अभी इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया करना है हमें।
बताओ, आपको हम ले कंटिन्यू क्लास? बेटे 8 बजे आज मेरे को कहीं पे जाना है, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास आज 7 से 8 ले रही थी। ठीक है, आप पेपर 1 की आज आज क्लास जो है 8 बजे देख लेना। बट कल हमारी एक क्लास मैं 5 से 6 कर दूंगी, और एक क्लास 6 से 7, वही इकट्ठा ही हो जाएगा। अरे ये आपको समझ में आ गया? आगे